स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो मुगल काल से है और यह मुगल काल का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग लुसेंट सामान्य ज्ञान जो है ऑब्जेक्टिव का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान उसको हम लोग पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत हम लोगों को मध्यकालीन भारत से 1000 क्वेश्चन करने का टारगेट था, जिसको हम लोग लगभग पूरा करने वाले हैं। और आज हम लोग मुगल काल से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने मुगल काल को ही देखा था और इसके पहले हमने मुगल काल से दृष्टि आईएएस का जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव किया था दोस्तों। तो अगर आपने पहले उन सारे वीडियो को नहीं देखा है, मध्यकालीन के और भी जितने वीडियो अभी तक आए हैं 21 वीडियो आ चुके हैं, तो उनको देखने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें और पढ़ते रहें, कंटिन्यू रहें, ताकि आपका तैयारी अच्छा रहे। कहीं भी पढ़ें लेकिन आप मज़े से पढ़ें और रेगुलरिटी के साथ पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। और मुगल काल से हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 118 क्वेश्चन को पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 119 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में मिलता है दोस्तों। यानी कि शेर शाह के मकबरे में हिंद और ईरानी दोनों वास्तुकला का मिश्रण किया गया है। नेक्स्ट के चलते हैं। तो शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम दोस्तों फरीद खां था। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 121 नंबर कहता है कि शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया था, वह जागीर कौन सा था? तो उसको सासाराम के जागीरी में दी गई थी। यानी सासाराम जो है बिहार के एक ज़िला है, दक्षिणी बिहार में पड़ता है, और उसके जागीरी को दिया गया था शेर शाह को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो कहता है कि दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी और अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक नियुक्त किया? यानी दक्षिण बिहार का वह कौन सा शासक था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी और साथ में अपना प्रतिनिधि बनाया और अपने पुत्र का संरक्षक भी बनाया? तो वह था बहार खान नुहानी। यानी बहार खान नुहानी जो था दक्षिण बिहार का शासक था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, और ये उपाधि उसको एक शेर के मारने की वजह से मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो शेर खां हजरत आला की उपाधि धारण की थी। जब उसे वह दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना तो शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की दोस्तों। नेक्स्ट है कि हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसके विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1539 ईस्वी में, इसको जब शेर खां जीता था तो एक उपाधि धारण किया था और यही युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ था। और वो उपाधि क्या था दोस्तों? शेर शाह आलम उल आदिल। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में जीता था, तो उसको जीतने के बाद शेर शाह जो है दिल्ली में दूसरे अफगान वंश जो है सूर्यवंश या सूर्यवंश बोलते हैं, उसका स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। यानी अगर पूछा जाए कि अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, तो वह एक इतिहासकार था। और किसके शासनकाल का था? तो वह शाहजहाँ के शासनकाल का था और राजकीय इतिहासकार था। यानी राजा के द्वारा जो इतिहास लिखवाया जाता था, इसी के द्वारा लिखवाया जाता, अहमद लाहौरी के द्वारा। कथन कारक है दोस्तों जिसमें दोनों सही है और लेकिन दोनों के बीच में संबंध नहीं है। कहता है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। ये बात सही है दोस्तों कि शाह आलम द्वितीय जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था, वह सम्राट जब बना तो राजधानी में नहीं रहा बल्कि राजधानी से दूर अपना जीवन व्यतीत किया। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ये भी बात सही है कि भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण होते थे तो उस समय थल सेना के से ही होता था, थल सेना ही होती थी, समुद्र से आ नहीं सकते थे। और इस साइड में अगर देखा जाए भारत के
तीन ओर से तो समुद्र ही घिरा हुआ है, दो सीमाएं पड़ती हैं, एक तो उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर देखा जाए तो पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है, तो उसको तो पार करके आ नहीं सकती थी सेनाएं हम। लेकिन एक ही बात बच जाता था, उत्तर पश्चिम का जो सीमांत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अभी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान साइड है, जम्मू कश्मीर है, उस तरफ से होकर ही आता था, तो ये भय बना रहता था। लेकिन इस भय के कारण शाह आलम द्वितीय जो है वो राजधानी से दूर नहीं रहता था। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि धर्मत का युद्ध जो 1658 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। दोनों भाई थे और दोनों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, और धर्मत का युद्ध जो 1558 ईस्वी में लड़ा गया दोस्तों, वह निर्णायक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, दोनों कथन कारक है, स्पष्ट इन दोनों में संबंध भी है, दोनों सही भी है। कहता है कि खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के युद्ध प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। ये बात सही है दोस्तों। पानीपत का युद्ध जो 1526 में लड़ा गया, लेकिन वही खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, तो खानवा का युद्ध ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा निर्णायक सिद्ध हुआ था, क्योंकि भारत में जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही कर दिया था। लेकिन बात यह था कि खानवा का युद्ध में उसने राणा सांगा को हराया था, और जो कि इब्राहिम लोदी से ज़्यादा अपेक्षा की दूसरा कथन वही है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दूरजे शत्रु था। और जब राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हरा दिया, तब उसके प्रतिष्ठा में भारत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ये हो गया कि वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा है भारत में। तो इस तरह से वह खानवा का युद्ध को भी जीता था, और जीतने के बाद उसका कार्य हुआ था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में जो सूरत बंदरगाह था दोस्तों, उसको बाबुल मक्का कहा जाता था, यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है 31 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बाकी सब सुमेलित है। जहांगीर के दरबार में ही विलियम हॉकिंस आया था, टेवर्नियर शाहजहां के शासनकाल में आया था, औरंगजेब में मनुची आया था, लेकिन सर टॉमस रॉ जो है वो अकबर के साथ में दिया हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों, सर टॉमस रॉ भी 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ही आया था, और जेम्स प्रथम का यह राजदूत था। और दूसरी बात कहा जाए कि अकबर के दरबार में अगर कौन आया था, तो अंग्रेज़ था रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था दोस्तों? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कथन गलत है, लेकिन हाँ ये सही है। क्या सही है? तो घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था, और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। सही बात है दोस्तों, जब वो यात्रा पे निकलते थे युद्ध की यात्रा में, तो उनको आराम देना होता था, और उनको उन पे ज़्यादा बोझ नहीं ले जाया जाता था, और युद्ध के समय उन्हीं को लड़ाया जाता था आराम देकर, और बदल कर घोड़े को लड़ाया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही होते थे। तो अहदी कौन घुड़सवार सिपाही होते थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, यानी वो किसी से संलग्न नहीं होते थे। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, वह सिर्फ अकेला ही अपने घुड़सवारी को अंजाम दिया, अहदी उन्हीं को बोला जाता था। और सम्राट ही उनका आसन कर्नल होता था, यानी वो डायरेक्ट सम्राट को ही रिपोर्ट करते थे। इस तरह से याद रख लीजिए। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया, नहीं दोस्तों, जो संलग्न नहीं किया उसको अहदी बोला जाता था। तो इस तरह से ये 3 कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है कि कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से ये जो है मुगल साम्राज्य से जब कंधार निकल गया, तो सामरिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, और ये निकल गया क्योंकि उधर से ही व्यापार का मार्ग था। कंधार से होते हुए भी मध्य एशिया से व्यापार होते थे, तो ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी जो होता था अकबर के शासनकाल में, वह सैनिक विभाग का प्रमुख होता था दोस्तों, मीर बख्शी। नेक्स्ट है कि राजपूताना क्षेत्र में के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई, और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अन्यास निकल गया कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के राज्य को ही गंवा दिया था। तो वह मारवाड़ के विजय के बाद कहा था दोस्तों। जब मारवाड़ विजय उसका हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से जीत पाया था, तब उसी समय शेर शाह के मुँह से निकल जाता है कि मैंने एक मुट्ठी चावल के लिए या बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान के राज्य को गंवा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी
कथन है दोस्तों, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है कि किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो यह था कलिंजर का अभियान। तो कलिंजर के अभियान के समय जब अचानक बारूद में विस्फोट होगा दोस्तों, उस वजह से शेर शाह की मृत्यु हो जाएगी। और शेर शाह तो बीपीएससी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह सासाराम का जागीरदारी इसको मिला था और बाद में हिंदुस्तान का सम्राट बना। तो मध्यकाल में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कारण इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी है, चाहे वह बिहार एसआई हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, या फिर बीपीएससी हो। नेक्स्ट है कि शेर शाह के बारे में कौन सा असत्य है। तो असत्य है ये दोस्तों कि शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। नहीं दोस्तों, सासाराम में एक किला तो है, लेकिन उसको बोला जाता है हरिश्चंद्र का किला है वो। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए कि शेर शाह का वहाँ पे किला नहीं है। हाँ, शेर शाह का मकबरा सासाराम में ज़रूर स्थित है, जो एक झील के बीच में है, एक तालाब के टाइप का है बड़ा सा, और उसी के बीच में इसका मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कौन सा सही है, तो शेर शाह की उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित था। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबान जो सर्वेक्षण शुल्क होता था, मुहासिलाना एक कर संग्रह शुल्क होता था, वो दोनों को चुकाना पड़ता था। यानी कि संग्रह करने में जो खर्च आता है उसका कर भी, टैक्स भी किसान ही चुकाता था, और उस टैक्स को रखने के लिए जैसे अनाज मिला तो गोदान चाहिए, उसका खर्च चाहिए, उसको भी जो भी खर्च होता था तो उसका भी कर देना पड़ता था, जिसको मुहासिलाना कहते थे। और ये सब काम शेर शाह के समय में होता था। नेक्स्ट है कि भूमि के पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सही बात है दोस्तों, सन की डंडी का प्रयोग शेर शाह किया था। 32 गज सिकंदरी जो सिकंदर लोदी के समय में आया था उसका भी यूज किया, लेकिन अकबर इस प्रणाली को हटा देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले तो मिलान करना है। शेरशाह के प्रशासनिक इकाई है, शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई है दोस्तों, और उसका प्रधान है इधर। तो देखिए, इक्ता जो होता था प्रांत, जो अभी राज्य के रूप में आप देख सकते हैं, तो उसका जो प्रधान होता था उसको हकीम या अमीन कहा जाता था। इसके बाद सरकार या जिला जो होता था, तो सरकार बोला जाता था जिला को, इसको सिकदराना बोला जाता, सिकदराना, एवं इसको मुंसिफ एवं मुंसिफान बोला जाता था। यानी जिला का जो प्रधान, अभी जो डीएम होता था या डीसी जिसको बोलते हैं, वो सिकंदराना होता था। ठीक है, या मुंसिफ मुंसिफान होता था। अब इसके बाद परगना जो तालुक होता था, तालुक इसको हम लोग ब्लॉक के हिसाब से ले सकते हैं, तो तालुक होता था, उसको सिकदार एवं मुंसिफ बोला जाता था। सिकदार एवं क्या दोस्तों, मुंसिफ बोला जाता था। मुंसिफान देखिए जब आएगा तो वह जिला का अधिकारी होगा, लेकिन मुंसिफ जब होगा तो तालुक का या परगना का वह अधिकारी होगा, मुख्य अधिकारी। इसके बाद ग्राम का जो मेन अधिकारी होता था उसको आमिल बोला जाता था या मुकदम बोला जाता था। तो ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होगा शेरशाह के समय में, उसको मुकदम बोलेंगे या आमिल बोलेंगे। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 139 क्वेश्चन को कर लिया है। 140 की ओर चलते हैं। 140 क्वेश्चन है कि शेरशाह के प्रशासन में फौजदार कौन था। तो फौजदार जो था वो कोषाध्यक्ष होता था, यानी कि शेरशाह के समय में फौजदार कोषाध्यक्ष होता था दोस्तों। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शेरशाह के प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो जो था वह भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखता था, कानूनगो दोस्तों। नेक्स्ट अगर चलते हैं, कानूनगो कौन था, तो भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शेरशाह के शासन ग्राम प्रशासन के संबंध में कहा गया है कि एक जराछीन मृत मुख में पहुंचने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषण को भरा टोकरी रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, एवं क्योंकि मालूम है कि उसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो यह अब्बास का जो सरवानी है उसका कथन था कि शेरशाह कालीन समय में किसी गांव की एकदम वृद्ध महिला जो मरने के कगार पे है, वो अगर सिर पर स्वर्ण आभूषण की टोकरी लिए भी निकल पड़े तो कोई चोर की हिम्मत नहीं है कि वह उस वृद्ध महिला के आसपास भटक सके या उसको चुराने का सोच सके या लूटने का सोच सके। ये कथन बोला था किसने, तो अब्बास खां सरवानी ने बोला था दोस्तों, शेरशाह कालीन। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना किधर चला गया दोस्तों। चलिए जल्दी से हम लोग निकालते हैं कितना शेरशाह कालीन। हाँ, ये देखिए आ गया। शेरशाह कालीन जो राज्य था वो कितना सुरक्षित था।
नेक्स्ट चलते हैं कि शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह कथन किसका था? तो के आर कानूनगो ने कहा था। यानी के आर कानूनगो के अनुसार अफगान साम्राज्य की धमनी का कार्य कौन करता था? तो सड़क, और सड़क के किनारे जो ठहरने वाले जगह होते थे उसको सराय बोलते थे, वही था। नेक्स्ट है दोस्तों कि शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वह उपज के दर का 1.6 भाग तय था, नहीं दोस्तों 1.3 तय था। आगे कहता है कि सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर, जिसको खसरा खतौनी कहा जाता था, तैयार किया गया था। सही बात है दोस्तों, शेर शाह के समय में खसरा खतौनी तैयार किया गया था। इसके बाद राई लागू किया गया था। तो राई क्या होता था? तो भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची होती थी, तो वही राई का निर्धारण हुआ था शेर शाह के समय में। और इसके बाद है कि उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, उत्तम, मध्यम और निम्न। यानी कि जिसमें ज़्यादा पैदावार था तो उत्तम हो गया, उसके बाद जिसका पैदावार था मध्यम, और सबसे कम उसको निम्न में रखा गया था। शेर शाह के ने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह ने असरफियाँ, रुपया और दाम नामक 3 सिक्के चलाए थे, तो किन किन धातुओं के बने हुए थे? तो असरफियाँ जो थी दोस्तों वो सोने के होते थे, रुपया जो होता था वह चांदी के होता था, और दाम जो होता था वह तांबा का होता था। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चले, अब अभी पिछले को याद रखते हैं दोस्तों, असरफियाँ सोना था, और अगर रुपया की बात करें तो चांदी, और दाम जो था वह तांबा का होता था। नेक्स्ट है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेर शाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अमरकोट या अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अमरकोट के राजा बिरसाल थे, उनके महल में अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि हमीदा बानो बेगम थी, तो अकबर की माता का नाम जो था वो हमीदा बानो बेगम था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर के संरक्षक थे बैरम खां का पतन कब हो गया? तो 1560 ईस्वी में इनको मक्का जाने के लिए भेजा गया था, और उसी दौरान इनकी हत्या हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन काल में लड़ी 24 लड़ाइयों में 22 में जीत हासिल की थी। तो हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो जब वह आगरा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों, और सूर्यवंश का यह प्रधानमंत्री था। और एक बात जान लें कि अकबर और हेमू के बीच में ही दूसरा जो युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, पानीपत का दूसरा युद्ध, वो लड़ा गया था। अकबर के तरफ से बैरम खां लड़ रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि पर्दा शासन, जो कि 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की प्रमुख सदस्य या कौन थी? तो उसके प्रमुख सदस्य जो थी वह महामगना थी दोस्तों। कौन थी? महामगना। 1560 से 64 तक इनका प्रभाव रहता है अकबर के शासनकाल में। और इसके बाद अकबर खुद ही ज़्यादा राजकाज में अपने को दिलचस्पी दिखाने लगता है, जिसके कारण पर्दा जो शासन है उसका अंत हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अकबर के साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से हुआ था? तो जब वह अकबर मालवा विजय करता है, इसके बाद उसके राज्य का जो है विस्तार का विजय आरंभ हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो गुजरात के अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो असीरगढ़ का जो अभियान था, या असीरगढ़ का जो विजय था, वह अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर के नवरत्न में से एक जो बीरबल थे, किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ था, तो उसके विरुद्ध जब विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए गए, और बीरबल जो कि जिनका मूल नाम महेश दास था, उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर के कार्य दिए गए हैं और उसकी सूची दी हुई है कि किस ईस्वी में हुई थी। तो दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी 1563 में, और जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में, और सूबों को पुनर्गठित करने का काम 1580 में हुआ था, और मजहर की घोषणा अगर पूछे तो 1582 ईस्वी में हुआ था। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। दास प्रथा की अंत 1562 में,
तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और सूबों को पुनर्गठित करना 1580 में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमेलित ही करना है। इबादत खाने या धर्म संसद की स्थापना तो 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 में, सॉरी दोस्तों, दीन इलाही धर्म की घोषणा 1582 में किया था। ठीक है, मजहर की घोषणा अगर करेगा तो वह 1579 ईस्वी में किया था, और नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में किया था। तो 1580 में दो कार्य हुए हैं, एक तो सूबों को पुनर्गठित किया गया है, और इसके बाद नौरोज उत्सव जो कि एक ईरानी उत्सव होता था, जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था सल्तनत काल में, लेकिन यहाँ पे नौरोज उत्सव को पुनरुद्धार किया था किसने, अकबर ने 1580 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है कि करोड़ी की नियुक्ति तो 1573 में, 10 साल बंदोबस्त लागू किया गया 1580 में, इलाही संबोध का प्रचलन 1584 में, और इलाही गज प्रचलन जो हुआ था 1587 में। तो इस तरह से ये सारे कार्य जो हैं वो अकबर के हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, तो बंदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर ने किसे कविराज या कविराय या कविराज की उपाधि दी थी, तो कविराज की उपाधि बीरबल को दी गई थी अकबर के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है कि जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, तो बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी दोस्तों। अबुल फजल कौन था, तो इतिहासकार था, और यह लेखन का कार्य करता था दोस्तों। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि 10 साल बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त को लागू किया था, चालू किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर ने किसे कंठाभरण बिलास की उपाधि दी थी, तो तानसेन को कंठाभरण बिलास की उपाधि दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। 164 नंबर कहता है कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शाहजादा कौन था, तो वह जहांगीर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन है कि शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो वह जहांगीर था। जैसे ही यह शासक बनता है तो 12 अध्यादेश जारी करता है, और इसमें इसका जो 12 अध्यादेशों में सबसे बड़ा जो प्रमुख होता है वो ये होता है दोस्तों कि इसने बंदीगिरी से लोगों को रिहा कर देता है, उसकी सज़ाओं को माफ़ कर देता है। इसके अलावा रास्तों में सरायों की भी स्थापना करता है। तो ये बहुत सारा इसका काम था, जिसको 12 ऑर्डिनेंस के नाम से जाना जाता है, या 12 अध्यादेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो खुसरो का विद्रोह 1606 से 7 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। शहजादा खुसरो का विद्रोह, जो कि जहांगीर का ही भाई था, और यही खुद ही चाहता था कि राजा बने, लेकिन खुसरो का विद्रोह नहीं, बेटा था दोस्तों, सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, जो 1606 से 7 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद गुरु अर्जुन देव की हत्या नहीं, तो 1707 में नहीं हुई थी दोस्तों, ये 1606-7 में ही हुआ था, क्योंकि खुसरो का ही साथ दिए थे गुरु अर्जुन देव, तो इस वजह से उनकी भी हत्या भी उसी समय में की गई थी। इसके बाद खुर्रम, जो कि शाहजहाँ बना, उसका जो विद्रोह हुआ था 1622 से 1625 तक हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए महावत खां का विद्रोह तो 1626 से 27 में हुआ था दोस्तों। ये सब जहांगीर के समय के साथ कार्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया, तो जहांगीर के समय में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया, जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट अगर चलते हैं, उपाधि है और जहांगीर की पत्नी है। देखिए 3 पत्नियों का नाम दिया गया है और उपाधि उनका दिया गया है। जैसे मानबाई, तो उसको शाह बेगम बोला जाता था। जगत गोसाई जोधाबाई बोला जाता था। इसी से खुर्रम का जन्म हुआ था दोस्तों, शाहजहाँ का, जगत गोसाई से। और मेहरुनिसा तो नुसरत या नूरजहाँ, इसके बाद पादशाह बेगम भी इसको कहा जाता था। और मेहरुनिसा के ही माँ थी अस्मत बेगम, उसने ही गुलाबों से इत्र निकालने की पत्ती का विकास किया था दोस्तों। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। मेहरुनिसा की माता जो थी अस्मत बेगम, उसने इत्र निकालने की विधि का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेवाड़ से युद्ध और तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल के महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो यह जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी मेवाड़ से युद्ध करेगा और उसी समय युद्ध के पश्चात चित्तौड़ की संधि हुई दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस शासक को जहांगीर ने
फरजंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था, तो बीजापुर के शासक जो था आदिल शाह, उसको फरजंद या पुत्र की उपाधि से उसने सम्मानित किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मैंने अपना राज्य अपनी यार या प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याली शोरबे के लिए बेच दिया है। यह उक्ति किसकी थी? तो यह उक्ति जहांगीर की थी दोस्तों। देखिए, तीन विवाह किया है, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से तीन को ही हम लोग जानते हैं। और तो इस तरह से, इस तरह का कथन तो वही कह सकता है। अब जो उसकी जो मेहरुनिसा जो उसकी पत्नी थी, जिसको नूर महल पहले कहा था, यानी कि महल का प्रकाश, फिर बाद में उसको नूर जहाँ कह दिया, यानी सरसार का प्रकाश उसका नाम दे दिया गया था, उपाधि दे दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जहांगीर का है दोस्तों, क्योंकि मुगल शासन में जहांगीर के समय में चित्रकला का एक स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगलों और मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर ही था, जिसने मनसबदारी प्रथा में मराठों और एवं अफगानों को शामिल किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो महावत खां का विद्रोह जो है वो शाहजहां के समय में नहीं हुआ है। ये कब किसके समय में हुआ था दोस्तों? जहांगीर के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि इसी में देख लेते हैं कि शाहजहां के समय का कार्य कौन सा है। तो जुझारू सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था, और पुर्तगालियों का दमन किया गया था। ये सब कार्य शाहजहां के समय में किया गया था दोस्तों। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था दोस्तों, जो बाद में 1622 से 25 में विद्रोह भी करता है, लेकिन उसके पहले अपने पिता जहांगीर का साथ भी देता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि शाहजहां ने किसे मलिके जमानी की उपाधि दी थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिसका नाम मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है दोस्तों, उसको मलिकाए जमानी की उपाधि शाहजहां ने दी थी दोस्तों। नेक्स्ट अगर चले तो कहता है कि शाहजहां ने किसे शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो दारा सिकोह को शाह इकबाल या शाह बुलंद की उपाधि दी थी दोस्तों। और अकबर और ये औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध होता है, उत्तराधिकारी युद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट है कि शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का क्रम क्या है? तो क्रम को हम लोग देख देते हैं दोस्तों। 178 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो युद्ध होता है उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध है, फिर धर्मत का युद्ध, फिर रामूगढ़, फिर बजुआ और देवराई। ये 5 युद्ध हुए थे दोस्तों। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारियों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था वह निर्णायक सिद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद किया और 8 वर्ष के बाद नज़रबंद के ही हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो वह आगरे के किले में शाहजहां को कैद करके रखा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जाट, फिर बुंदेला, फिर सतनामी और फिर सिख, यानी सिख सबसे बाद में और जाट सबसे पहले। तो जाट, बुंदेला, सतमानी और सिख, तो इस तरह से 4 विद्रोह का क्रम ये रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है 182 क्वेश्चन कि जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे जो सिकंदरा में है को हानि पहुंचाई तथा अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। तो राजा राम था, जो एक जाट नेता था, और इसने अकबर के हड्डियों को जला दिया था खोदकर, और उसका जो मकबरा है सिकंदरा में उसको भी हानि पहुंचाई थी। नेक्स्ट है कि साकी मुस्तईद खां की रचना है एक मासिर ए आलमगीरी को किस मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी गई है? तो जदुनाथ सरकार ने इसको मुगल राज्य के गजेटियर की संज्ञा दी है दोस्तों। किसको? तो मासिर ए आलमगीरी जिसके रचनाकार साकी मुस्तकीब खां हैं, उसको मुगल राज्य के गजेटियर की संज्ञा दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। यह उक्त किस इतिहासकार की थी? तो यह जदुनाथ सरकार की थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ये जदुनाथ सरकार ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा
शाही बेश में एक फ़कीर या दरवेशी कहते थे, तो औरंगज़ेब के बारे में ये कथन होता था दोस्तों, या इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि किसने अकबर को ज़िल्ले इलाही या खुदा की परछाई और फर इज़्ज़ यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है, तो ये अबुल फजल कहा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का सृजन किसने किया था, तो अकबर ने किया था, यानी कि दीवान ए वजीरात ए कुल की पद का सृजन अकबर ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि अकबर के समय मुगल सूमों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब समय में बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 21 हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि अंतिम रूप से जजिया कर की समाप्ति मुगल बादशाह किसने किया था, तो मोहम्मद शाह, जो रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, तो इसने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। नेक्स्ट है कि हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो उसको पैबाकी या पायबाकी बोला जाता था दोस्तों। यानी आरक्षण हेतु मुगल काल में जो हस्तांतरित जो भूमि होती थी उसको पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात क्या होता था, तो जात जो होता था मनसबदार के पद होते थे, और सवार जो होता था वो उनके सैनिक दायित्व होते थे। यानी मनसबदार के जात जो होगा वह उनका पद होगा, और सवार जो होगा वो सैनिक दायित्व जो उनको दिया गया है उनको सवार बोला जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सी अस्पा का प्रचलन किसने किया, तो यह जो है जहांगीर के समय में हुआ था दोस्तों। यानी कि 2 अस्पा और सी अस्पा का प्रचलन मुगल काल में जहांगीर के समय में हुआ। नेक्स्ट है कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरी के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, तो वह शाहजहाँ को जाता है दोस्तों। यानी कि माउथ स्केल या महाना जो जागीरी थी उसका प्रचलन शाहजहाँ ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर चले 194 की ओर अगर चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग लगभग लास्ट कर रहे हैं, ये लास्ट पेज ही होगा। नेक्स्ट है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई, तो जागीरदारी का जो संकट था वो सबसे पहले औरंगजेब के समय में उत्पन्न हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में प्रीटा ड्यूरा का अर्थ क्या है, तो संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जो सजावट होती है उसको प्रीटा ड्यूरा कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन है, तो हुमायूं का जो मकबरा है उसको जो लाहौर में वो उसको बोला था 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा दोस्तों। प्यूट ड्यूरा का आरंभ किसने किया था, तो जहांगीर ने प्रीटा ड्यूरा का आरंभ किया था दोस्तों, जो कि संगमरमर पे आभूषणों का अलंकरण होता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसमें प्रीटा ड्यूरा का प्रयोग किया गया, तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा था उसमें प्रीटा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में संगमरमर का काल कहा जाता है, तो शाहजहाँ के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है, और इसी के समय में ताजमहल का निर्माण हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है 200 क्वेश्चन जिसमें कहता है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस भेजा था, या सिंपल इस तरह से कहें कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस भेजा था, तो वह था बिशन दास। यानी बिशन दास को जहांगीर ने फारस भेजा था, फारस के शाह के पास। नेक्स्ट है व्यक्ति हैं उनका उपाधि दी गई है दोस्तों, तो अब्दुल हसन को नादिर उज जमा कहा जाता था, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र कहा जाता था, और शौकी को आनंद खां कहा जाता था, और लाल खां को गुण समंदर कहा जाता था, गुण समंदर। तो लाल खां को गुण समंदर कहा जाता था, शौकी को आनंद खां कहा जाता था, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेबकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा की रचनाकार कौन थे, तो नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार जो थे वो भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे। यानी भीमसेन सक्सेना कायस्थ जो हैं वो औरंगजेब के काल में एक ग्रंथ रचे हैं जिनका नाम है नुस्खा ए दिलकुशा। नेक्स्ट चलते हैं कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल जो है वो अकबरनामा का लेखक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं तो 104 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो नूरजहाँ ने बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि
राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के जो राजा थे वो अकबर के अधीन नहीं हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासन ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की? तो शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट औरंगजेब जो है किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो वह वीणा बजाने में निपुण था दोस्तों। नेक्स्ट है कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर ले जाकर दफनाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मान दिया था? तो हरिविजय सूरी जो कि एक जैन आचार्य थे, उनको अकबर ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अब्दुल हसन जो थे वो जहांगीर के चित्रकार थे, और अकारीजा जो थे वो अब्दुल हसन और अकारीजा जहांगीर के चित्रकार थे। अब्दुल हसन और अकारीजा ये दोनों हैं दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो 1600 ईस्वी में अकबर जो है बादशाह था दोस्तों, और 1605 तक यह रहता है। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी जो है वो भारत आया था। बाकी हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के समय में आया था दोस्तों। तो पीटर मुंडी शाहजहाँ के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि भारत में अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया? तो 1582 ईस्वी में इसने दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया था। तो इस तरह से 213 क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों मुग़ल काल से पढ़ा, और इसके पहले हम लोग 100 क्वेश्चन मुग़ल काल से ही हम लोगों ने पढ़ा था। किस बुक से? दृष्टि IAS के बुक से। तो इस तरह से हम लोग लगभग 350 क्वेश्चन को मुग़ल काल से पढ़ लिया है। आप अगर पीछे के वीडियो को, मध्यकालीन भारत के पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है ये बिहार SSC, बिहार दरोगा, BPSC, SSC, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इससे जुड़े रहिए, और आगे 2 वीडियो और आएगा जिसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत को पूरा ख़त्म कर चुके होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग एक वीडियो बचा हुआ है मराठा साम्राज्य का, और एक मध्यकालीन भारत के विविध से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से हम लोग टारगेट जो लेकर चले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव, इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर लेंगे, और ये वीडियो जल्द ही 1-2 दिन के अंदर सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा आप प्राचीन भारत से जुड़ सकते हैं, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।